अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल वेस्ट का, जो कि ना सिर्फ इनअप्रोप्रिएट डिस्पोजल होता है बल्कि उसको रिसाइकल करके किन किन फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। और बात करने के लिए हमारे पैनल पे हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब साहब, हमारे रिसर्चर आज हैं अबू बकर साहब, और उनके साथ साथ आज हमें जिन गेस्ट ने ज्वाइन किया है हमेशा उनसे बड़ी डिफरेंट बातें सुनने को मिलती है, वंडरफुल एंकर पर्सन एंड एनालिस्ट मोहसिन भट्टी साहब, कुछ डमी म्यूजियम से गेस्ट। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भट्टी साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है, यहाँ पर किस किस्म की हो रही है? हॉस्पिटल वेस्ट हमारे पास 3-4 तरह की होती है। बिल्कुल। एक होती है बायोलॉजिकल वेस्ट, यस, जो बॉडी पार्ट्स, कोई रसौली निकाल दी, किसी का कोई उज़्व कट गया, उसको अलहदा तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। फिर जो इन्फेक्शियस हॉस्पिटल वेस्ट है, उसमें ड्रिप्स हैं, उसमें यूरिन बैग्स हैं, उसमें सिरिंजेस हैं, उसमें ब्लड बैग्स हैं, फ्लूइड्स जी फ्लूइड्स वगैरह। इसके लिए अलहदा एक सेक्शन होता है कि जहाँ पे इसको डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर पेपर वेस्ट है, फिर डस्ट वगैरह, इस तरह डिफरेंट टाइप्स की वेस्ट होती है। अब हमारे साथ बदकिस्मती से क्या हो रहा है कि जो हमारी बायोलॉजिकल वेस्ट है उसके लिए तो एक अलग टॉपिक है कि वो किधर किधर जाता है, जो प्लेसेंटा वगैरह, उसके लिए आपको बड़ा पता है। जचकी के बाद वो जो निकलता है वो कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, रंग गोरा करने वाली क्रीमों में इस्तेमाल होता है, उसमें पारा इस्तेमाल होता है, लेड इस्तेमाल होता है, जो कि इम्पोटेंसी का शिकार करता है। लिपस्टिक्स में कितना यूज होता है? उसके बाद ये जो प्लास्टिक वेस्ट है, इसमें आप देखें कि जो हमारी सिरिंजेस जो सही हालत की होती हैं, असूलन तो नीडल्स काट के उनको डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी सिरिंजेस ऐसी हैं जिनकी नीडल्स नहीं काटी जाती है और उनके ऊपर उनकी प्रिंटिंग वगैरह भी ठीक हालत की होती है, बाद में इसको सेग्रीगेट किया जाता है। असूलन तो इसको जाके जलाया जाना चाहिए, जमीन में दफन भी नहीं किया जाना चाहिए। और बदकिस्मती से लाहौर, जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, यहाँ पे सिर्फ 2 इंसिनरेटर हैं सर, उनमें से भी एक नॉन फंक्शनल, और उसमें से एक जो सरकारी सतह वाला है, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है, वो खराब है। उसके बाद जो दूसरा है वो हमारा शालामार हॉस्पिटल में है, जो कि प्राइवेट सेक्टर का है। इस वेस्ट को जलाने के पैसे चार्ज करते हैं। तो ये माफिया ये क्या करता है, वो कहते हैं कि इसको पैसे क्यों दिए जाएं, इससे पैसे कमाए क्यों ना जाएं, यानी तल्फ ना किया जाए, इसको बेच दिया जाए। और उसके लिए यहाँ पे लाहौर में सारा बंद रोड के सराउंडिंग पे बड़ी बड़ी क्रशिंग मशीन लगी हुई है। पहले तो इसकी सेग्रीगेशन होती है, और वो सेग्रीगेशन भी इंतहाई, आप सोचें, हैरानकुन है तरीका कि टनों के हिसाब से, मनों के हिसाब से मुख्तलिफ फैमिलियाँ ले जाती हैं कि ये बोरे हमें दे दें जी। और वहाँ पे छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनकी खवातीन, बूढ़ी औरतें जो कोई और काम नहीं कर सकती हैं, वो इनकी सेग्रीगेशन करती हैं, कैटेगराइज उसमें वो प्रिकिंग भी होती है। वो मुख्तलिफ इनकी बीमारियों का शिकार भी होते हैं, कैरियर्स होती है, सारी चीजें। बिगेस्ट सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस, HIV, एड्स। और हैरानकुन तौर पे उन्हीं घरों में उनके आदमी क्या करते हैं, वो छोटे छोटे से उनकी रेडियां हैं, वो फूड स्टॉल लगाते हैं और स्कूलों के बाहर आ जाते हैं। घर पे उनके ये काम हो रहा होता है और वहां पे ये फूड बनाते हैं और लेके स्कूलों के बाहर आ जाते हैं। इलाका पुलिस को इसका नहीं पता कि सब कुछ हो रहा है? सर, मेरा ये ख्याल है कि उनको मिली भगत से हो रहा है, मिली भगत से हो रहा है, या उन्हें समझ ही नहीं है। नहीं, चलें ये गुमान कर लें कि उन्हें नहीं पता। वैसे ये मुमकिन नहीं है कि इलाका SHO को ये पता ही ना हो कि उसकी नाक तले क्या हो रहा है। ये जैसे ट्रैफिक लाइट्स पर गदागरी हो रही है, ये गैर कानूनी है जी। जानते हुए कि ये गैर कानूनी है, उसको एक तरह से प्रोटेक्शन देती है पुलिस। चलें एक लम्हे के लिए ये गुमान कर लें कि पुलिस को नहीं पता, फिर भी बात आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी अपील कर लूं। CCPO साहब, आप हमेशा कहते हैं कि हमें ज़रूर बताया जाए कि वाकई हमारी नाक तले बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसका हमें इल्म नहीं होता। ये उनकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले उसे चेक करें जो ये वेस्ट मटेरियल उनको फराहम करता है, फिर आए इन रेडी बानों की तरफ। जी सर। अब उसमें हमारे हॉस्पिटल में जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक DMS होता है अलहदा से। बिल्कुल। उस DMS की ड्यूटी होती है कि ये जो हॉस्पिटल वेस्ट है इसको प्रॉपरली तलफ कैसे कराना है। और आप हैरान होंगी कि वो जो DMS साहब हैं वो भी अच्छा खासा माल कमाते हैं इसको बेच के जी, बेच के। और इसके लिए हालांकि अलहदा सेक्शन बना हुआ होता है और वहाँ पे अपने निगरानी में वो वज़न करके भेजते हैं, लेकिन वो वज़न, वो सारा कुछ सिर्फ आई वॉश है,
उस पर अमल उस तरह नहीं होता, क्योंकि इनके पास उस तरह फंड ही नहीं है कि वो पैसे दे के इसको जला सके। अच्छा, कुछ डीएमएस ऐसे हैं जिन्हें आप जानते होंगे? बिल्कुल जानता हूँ। जाहिर है हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उनकी कोई बहुत बड़ी मिलें भी होंगी, ना ना ना, ना। कोई करोड़ों मुरब्बे भी बना लिए होंगे, उनके शिपें चलती होंगी, कोई जहाज चलते होंगे। अगर ये सब कुछ नहीं है, वो सिर्फ इतना ही कमाते हैं जितना कि एक अमीर सेठ है, तो डूब मरो, तुम दुनिया भी अपनी खराब कर रहे हो, अपनी आखिरत भी गारत कर रहे हो चंद रुपयों की खातिर। सानू कह रहे हो ये कौन है डॉक्टर रूबा, बताया नहीं आपने? सर ये जिन्होंने सबसे पहले अपनी चोंच खोली है हमारी बात के दरमियान में, आहा। ये एक वार्ड बॉय कह लें या फिर वो हैं जो जेनिटोरियल स्टाफ में आते हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट के बिल्कुल इंचार्ज होते हैं कि किस तरह किस बॉक्स में डालना है, कहाँ पर कौन सा वेस्ट आना मैं चाहिए। खुद स्वीपर नहीं है, 6 मुंडे रखे नाल, मैं ठेकेदार टैप। सर जब इतनी कमाई हो रही हो तो बंदे क्यों नहीं नीचे रखेगा? कितनी कमाई, करोड़ा कमा लिया यार, अभी थोड़े जे पैसे बाद थोड़े जब पैसे की खातिर, यार तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ होना क्या है। अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हारी कब्र में जिस साइज का बिच्छू अगर मैं तुम्हें साइज ड्रॉ करके दिखा दूं ना, इन्हें इस गल का पता नहीं। सर पहले जरा इन्हें बता दें कि किस कदर परले दर्जे की इंसानियत सोजी कर रही है। नस्लें उजाड़ रहे हो आप, नस्लें उजाड़ रहे हो। वो खवातीन जो अपनी मजदूरी के चक्कर में ये ले जाती हैं, और वो लोग जो इससे जब सरिंजें रीपैक होके आएंगी और उससे जो बीमारियां फैलेंगी, ये इस खातून से पूछे, आपको क्या हुआ जी? अरे मेरे भाई की पिछले दिनों तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल लेके गए हैं, मेडिसिन लिए, बजाय ठीक होने की उनकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। अब चेक करवाया, वो कहते हैं इसको हेपेटाइटिस हो गया, काला यरकान हो गया, गलत सिरिंज के इस्तेमाल से। हालांकि सिरिंज तो हमने खुद ली थी। अच्छा, ये भाई साहब ये प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर हैं जो क्रश्ड मटेरियल होता है, ही बाइज दैट एंड देन ही मैन्युफैक्चर्स। मैं ये काम नहीं करता सर। और क्या काम करते हो? सर मेरा है सुहाना फर्नीचर्स के नाम से एक कंपनी है, उसमें हम प्लास्टिक की जो कुर्सियां हैं और ये मेज जो है वो बनाते हैं। अच्छा, आप खरीदते तो है ना ये वेस्ट प्रोडक्ट? जी बिल्कुल। इवन इसकी खरीदारी जुर्म है। सर इन्हें बताएं कि ये भी उसी जुर्म में शरीक है। ये जो आप सुहाना फर्नीचर के नाम से काम कर रहे हैं ना, असल में मेन कल्प्रेट आप लोग हैं जो इन लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, क्योंकि पैसे आप लगा रहे होते हैं। इनकी जो कमाई है वो बेसिकली आपसे हो रही होती है। आप ये सस्ता दाना लेते हैं, आपको तो पता है कि ये खरीदारी होनी नहीं, आप तो चोरी छुपे खरीदते हैं। आप तो महकमों को, एनवायरनमेंट वालों को ये शो करते हैं कि आपने फ्रेश मटेरियल वाला दाना लिया होगा। सर उसकी इलास्टिसिटी बहुत होती है, बहुत अच्छा इलास्टिसिटी बहुत होती है, लेकिन जिस वक्त तुम्हें खींचेंगे ना, खींच के जब तुम्हें दोजख के कोयलों पे फेंकेंगे, उस वक्त तुम अपनी इलास्टिसिटी देखना। और तुम्हें पता है कि उस दाने से तुम बना क्या रहे हो? टीदर्स, बच्चों के टीदर्स। नहीं सर, नहीं टीदर में जी, आपके इल्म में नहीं है। मुझे अर्ज करने दें कि ये जो मटेरियल आप लेते हैं ना, जिसमें यूरिन होता है, जिसमें पस होती है, प्लाज्मा होता है, उसको रिसाइकिल करके उसके टीदर्स बनते हैं, बच्चों के खिलौने बनते हैं। बदबख्त उसे मत देखो, उस चेन में तुम नंबर 2 हो, वो तो नंबर 3 है। तो नंबर 1 कौन है सर? ऑब्वियसली नंबर 1 वो है, वो बेचने वाला जो बेचने बुराई वाला की जड़ है, जो डीएमएस साहब है जी। और डीएमएस भी नंबर 2 है, नंबर 1 है जो मालिक है उस हॉस्पिटल का। और अगर वो कहे ना कि मुझे नहीं पता बखुदा, तो उसका ये उज़र तस्लीम नहीं किया जाएगा। सर हम मेडिकल स्टूडेंट्स बनने के लिए कम्युनिटी मेडिसिन में पूरा पढ़ते हैं, तो जो इस पोस्ट पे बैठा है वो कैसे कह सकता है उसे नहीं पता? जैसे मुझे नहीं पता, हो सकता है उसे भी ना पता हो। कैसे ना पता हो? अच्छा एक सेकंड, लेट्स प्रिज्यूम नहीं पता। आपको अगर नहीं पता कि आपने रेड लाइट पे जंप नहीं करना जी, और आप जंप कर जाते हैं, आपको माफी मिल जाएगी? नहीं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर उसको पता नहीं है तो वो उस सीट पर बरकरार रहने के काबिल ही नहीं है। बिल्कुल सर। ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ ख्वाजा आसफ ते सुहेल वड़ैच ना आपस च गुफ्तगू मुता होए। अच्छा अब तुम कॉमेडी कर लो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी पहम ट्रेजेडी है। तुम अपने लिए भी ट्रेजेडी हो और दूसरों के लिए, बोथ ऑफ यू। तुम दोनों का विक्टिम तुम्हारे साथ बैठी है। सर देखिए, मैं फिर कहूंगा कि मैं टीदर या ऐसी चीजें नहीं बनाता, सिर्फ फर्नीचर है। सर इन दैट लिस्ट मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं खाली टीदर्स नहीं, बच्चों के फीडर्स, हमारे जो स्ट्रॉ जिसको हम लोग आम इस्तेमाल करते हैं, हमारे फूड कंटेनर्स। और अरूबा इसमें एक और जो चीज है जी, वो अलार्मिंग चीज ये है, वो क्या? इससे जो बर्तन बनेंगे जी, उसको जब आप ओवन में रख के खाना गर्म करेंगे तो बताएं कितना कैंसरियस होगा। सर वैसे एक और बात पूछूंगी, जिन प्लास्टिक के बर्तनों के नीचे लिखा होता है माइक्रोवेव सेफ, क्या पाकिस्तान में मिलने वाली चीजें वो होती हैं authentic? पाकिस्तान में चूंकि सारा कुछ मुमकिन है, इसलिए ये बिल्कुल इस पे मत जाना। जरा उन लोगों से पूछें जिनके घरों में प्लास्टिक की प्लेटें, डोंगे
और डिशेस वगैरह यूज़ होती हैं और वो ओवन में रख के गर्म करते हैं। आप कभी उन प्लेटों को, उन डिशेस को गौर से देखें, उनके ऊपर बाकायदा आपको फोड़े की तरह वो प्लेटें उभरी हुई नजर आएंगी जिनके नीचे लिखा होता है कि ये माइक्रोवेव सेफ है। फिर आप कैसे सोच सकती हैं कि वो सेफ है? सीसीपीओ को एक फिर ये रिक्वेस्ट भी करें कि शालमी और गिरदो नवा में बड़े स्टोर्स पे इनके पूरे डिपार्टमेंट्स हैं जहां प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल। बिकते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड उन्हें है। साइंसी बुनियादों पर बिल्कुल। आज ही चेक करें बिल्कुल। और आपके 90 दिन में मेरा ख्याल है अब 70 एक रह गए हैं। 90 दिन की आज हमारे साथ अबू बकर साहब भी मौजूद हैं। ये हमें वक्तन फवक्तन याद दिलाते रहते हैं कि लें जनाब सीसीपीओ साहब की मोहलत से अब इतने दिन मजीद कम खत्म रह हो गए। गए, तो फिर ना कहिएगा कि हमें आपने बताया नहीं। और सर एक अंदाजे के मुताबिक एक साल में तकरीबन 2.5 लाख टन जो है वो इस वेस्ट की नज़र होता है। और सर आप अंदाज़ा कीजिए कि ये लोग इसमें से कितने पैसे कमाते होंगे। यार कुछ भी नहीं, मेरा तो गिला ही यही है। जैसे किसी ने कहा तो बेशर्म मुझे रिश्वत दे रहे हो और वो भी इतनी कम। इनका हिसाब वो है हाँ जी। कि एक तो हराम की कमाई खा रहे हो, तुम्हारा बेड़ा गर्क, नस्लें उजाड़ रहे हो और वो भी इतने कम मुनाफे पे। या तो को मालो जर का दरिया सिंध बहना शुरू हो गया तुम्हारे घर में। नहीं सर, मैं सादा पसंद हूँ, मैं सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करता हूँ। अगर आज तुम्हें ये एहसास हो रहा है कि तुम इस गुनाह में, और जैसा कि लग रहा है कि तुम्हें पता भी नहीं है और तुम शायद को बहुत ज्यादा मुनाफा भी नहीं कमा रहे हो, तो ये गुनाह तो है, गुनाह बेलज्जत है। इससे इज्तनाब करो, तौबा करो, शायद अल्लाह माफ कर दे कि भी इसे वाकई नहीं पता था, आज पता चल गया है। मैं बंद करने लगा हूँ सर सुहाना फर्नीचर। यार जो सीधा सीधा भट्टी साहब दाना खरीदते हैं, क्या उनका फर्नीचर नहीं बिकता? बहुत अच्छा बिकता है। और हलाल रोजी कमाए। हलाल रोजी कमाओ, थोड़ी कमाओ, जी। वो बहुत शानदार होगी। ये अलबत्ता बदबख्त है, इसे पता है इन तमाम चीजों का, और इसे माफी अब पता नहीं मिलती है कि सारा उन्हें सड़ते चढ़ गए, खुदा दा वास्ता जी। इन्होंने आपको अभी कभी बार्गेनिंग करते हुए देखा ही नहीं। जब वेस्ट बेचते हो, सो तुसी जब नाल ही बार्गेनिंग करते हो, हाँ जी। ठीक है कि नहीं इन्हें नहीं, मैं इन्ने पैसे लेने ने, वो पैसे क्यों देन ਤੁਹਾਨੂੰ? भाई ने कारोबार च बार्गेनिंग होती है। वो ਤੁਹਾਡਾ काम ਇਹਨੂੰ जाके तलफ कराना है, बेचना नहीं। यहाँ पर हम फिर बात कर रहे हैं रीसाइकल होने की, प्रोसेस होने की, जो आगे जाके आता है। अगर ये प्रॉपरली उसको नहीं डिस्पोज ऑफ करते, लाइक जो पाइप्स हैं उनको नहीं काटते, अगर यूरिन बैग्स को नहीं काटते, ड्रिप्स और वो जितनी फ्लूइड्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ नहीं करते, वो मेडिकली रीयूज होती हैं जी। विदाउट डिसइंफेक्ट हुए। इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर दूं, वो ये है कि आप किसी भी हॉस्पिटल बड़े में चल जाएं, जी। सरकारी हॉस्पिटल की हम बात करते हैं, बड़े टीचिंग हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे एक कॉर्नर पे अलहदा से ये सेक्शन है जी, जहाँ पे ये वेस्ट Yellow सारे bin पड़ा है, हॉस्पिटल हर की चीज़ पड़ी है, इकट्ठी हुई बिल्कुल ऐसे आती है। उसके बाद फिर आगे ट्रकों पे लोड Waste होके management trucks आते हैं। जाने। अब वहाँ पे जो बायोलॉजिकल वेस्ट है, उस बायोलॉजिकल वेस्ट के ऊपर मक्खियाँ भी बैठेंगी, उसके उधर बिल्लियां भी आएंगी, उधर कुत्ते भी आएंगे, उधर चीले कौवे भी आएंगे, और वो वहां से उड़ेंगी और इर्द गिर्द की आबादियों में जो उन्होंने वो वायरस और बीमारियों के जर्म्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। आप सोच सकते हैं कि वो लोग कितने रिस्क पे हैं इस वक्त। कभी हमारे पास सर्वे ऐसा हो कि हम उनका ऐसा डाटा निकलवा लें तो पता चले कि वो कितनी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सर इस सब में महकमा सेहत कहाँ है? और मैं पूछना चाह रहा था मीडिया कहाँ है? हाँ जी। मीडिया कितना उछाल रहा है इस बात पे, कितना जोर लगा रहा है, और हमारी ये जो शोबिज है, जी, शोबिज के मौजुआत में क्या डिवोर्स ही एक चीज रह गई है? क्या इंसेस्ट ही एक चीज रह गई है? क्या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस ही एक चीज रह गई है? ये चीजें नहीं है क्या? सर ये तो मीडिया ने तो सिर्फ लाइट डालनी है ना, जिसने पकड़ना है, जिसने जुर्माना करना है, वो किधर है लोग? अच्छा, अब ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आना चाहिए, उन्हें इस पे काम करना चाहिए। जी। बदकिस्मती से इसको हॉस्पिटल वेस्ट को पकड़ने वाला महकमा एनवायरनमेंट है, ओके, और उधर जो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है। जब ये दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान एक रोलिंग स्टोन के तौर पे जाएगा, वो पिंग पोंग खेलेंगे, जैसे एक थाना दूसरे थाने के दूध वाले को लाश वो धक्का दे के आगे नहीं कर देते जी दूसरों के, वो कोई जिम्मेदारी नहीं जी, पकड़ेगा। ये उस तरीके से हो रहा है। इनको चाहिए कि एक मजबूत निजाम कायम करें और एक महकमा हो, जैसे फूड अथॉरिटी बन गई, उनका काम है वो आंसरेबल भी वो हैं, ऐसे इन्हीं के जिम्मे हो और वही इसको पकड़े, और उनके पास फिर अथॉरिटी भी हो पूरी कि वो इनको सजाएं भी दे सके। इन पे जो पर्चे होने चाहिए वो नॉन बेलेबल होने चाहिए, बिल्कुल, इनको हैवी जुर्माने होने चाहिए, समरी ट्रायल होने चाहिए। मैं तो ये कहूंगा अगर ये 2-4 हज़ार रुपए जुर्माना दे के छूट जाते हैं तो इससे ज्यादा मुनाफा बख्श बिजनेस ही कोई नहीं है। अल्लाह माफ करे तो साड़ा कोर्ट मार्शल करन गए
और सर देखा जाए तो ये एक किस्म का दहशतगर्द है, ये जो सेंटर में बैठा एक हुआ है। किस्म का नहीं, ये बदतरीन दहशतगर्दी का इर्तिकाब कर रहा है, एक गधे का बच्चा। ये नहीं गल हो रही, दो जने आ गए हैं। तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं। उसने तौबा कर ली है सबके सामने। क्यों जी? की है ना। चलो बिल्कुल तौबा करने वाला ज़ैबरा कह दो। नहीं, उसने तौबा की है, इसलिए शायद उसकी बख्शिश हो जाए। तुम्हारे मामलात बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, एक और बड़ी लर्जा खेज बात, से क्या? ये जरा इन्हें वो कंटेमिनेटेड कॉटन जिसके ऊपर खून लगा होता है, वो बताइए किधर जा रही है? अरूबा, आपको पता है कि हमारे जिस्म में जो भी बीमारी होगी जी। वो खून के जरिए ट्रैवल बिल्कुल करती है है। और वो खून उस रुई में जब डिपॉजिट होगा और वो रुई किधर जाती है? इधर वो हमारी साउथ वाली साइड पे, साउथ पंजाब में जहाँ पे कॉटन होती है, वहाँ पे जो बनौला, जो कॉटन का सीड है, उससे खल बनती है। खल बनौला उसे कहते हैं, और वो भैंसों को डाली जाती है। और उसमें उसका खल का वजन बढ़ाने के लिए ये हॉस्पिटल की वेस्ट जो है, खून आलूद रुई, ये भी उसमें ऐड कर दी जाती है। और सिर्फ यहां तक नहीं बात रुक रही सर, आपको पता है ये घरों में जो सूखी रोटियां लेने वाले लोग आते हैं, ये जो रोटियां लेके जाते हैं, जी। ये सूखी रोटियां मोस्टली हम बैकयार्ड में रख छोड़ते हैं, बिल्कुल। और वहां पे नमी भी पड़ती रहती है, फंगस उसे भी फंगस होता है। लग जाती है, बिल्कुल। वो फंगस वाली रोटियां जाती हैं और वो फिर आगे जानवरों की फीड में भी डलती हैं, और फंगस एक बार जिस्म में एंटर हो जाए तो वो कभी निकलती नहीं। बिल्कुल नहीं जाती। सर इसी के लिए मैं मैसेज आपसे चाहूंगी कि आप दें कि जिनके घरों में रोटियां बचती हैं उसका क्या करें। वो कम से कम बैकयार्ड में ना रखें, फंगस से बचाएं फंगस से बचा लें, तो फिर रखो बाहर। और जल्दी डिस्पोज ऑफ करें। जल्दी डिस्पोज ऑफ करें। बल्कि बचने देते क्यों है? अल्लाह के नाम पे किसी को खाने के लिए बिल्कुल दे सर। दें, क्या पेट भर दें। बास जगह ऐसी होती हैं जहां मांगने वाला कोई नहीं होता ना, वहां पे फिर क्या, तरद्दद नहीं करना। हाँ। याद है वर्ड तरद्दद? हाँ जी। तरद्दद करना इनफैक्ट वो रियाजत है तो जो एक आपसे- सही है एक्चुअली। क्योंकि 2 रोटियां, 4 रोटियां, 6 रोटियां निकाल लेना कोई काम नहीं है, उनके मुस्तहिक को तलाश करना तलाश असल करना काम काम है। है। आप बिल्कुल अभी सही कह रही ना कैसे कैसी प्लानिंग और स्कीमिंग करते हैं ये कमबख्त पैसा बनाने के बिल्कुल लिए। सर। तो अल्लाह ताला ने आखिर ईंधन भी तो इकट्ठा करना था ना होए, होए, होए। उस मशीन का जो चलती है, तो फिर उसमें कितने करोड़ डिग्री हीलियम जलती है। होए, होए, होए। सूरज सिर्फ 6000 डिग्री है। अब आगे खुद ही सोच लो। अल्लाह मैनू माफ करे, कितने फस गया। वो FSJ साहब कितने ने बाबा जी? FSJ अगर होते तो तुम्हारे मजीद लत्ते लेते। वो आज छुट्टी पे हैं, इस्लामाबाद गए हुए हैं, वापस नहीं आ सके टाइम पे। और हनी अलबेला वैसे बीमार है, शटिका, वो वीक ऑफ पे हैं। वो पूरा वीक उसने ऑफ लिया, उधर से भी इधर से भी। और सलीम अलबेला साहब शहर से बाहर गए। और तू नहीं बोलने या मरे। मैंने तौबा कर ली। ਇਹ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ लेना मैं तुम्हारे साथ हूं मैं उनको पढ़े लिखे जवाब दूंगा दे ਹੁਣ पढ़े लिखे जवाब आंखें खुल गई हैं भाई मेरी। अन्नी बतख दे बच्चे पहले अन्ना सी तू तौबा कर लो तुम भी, थोड़े पे तवक्कल करो, थोड़े पे। क्यों जी फस गया तवक्कल च मन गया इस बंदे का तरीका वारदात ਇਹ ਹਰ ਸੋਚ ਨਾ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਵੱਕਲ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ कितनी अच्छी ਉਹ बात है। ਵਿਚਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ 2-4 ਤਵੱਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਵੱਕਲ ਉਹ ਪਈ ਹੁੰਦੀ और सर मैं एक मशवरा दूंगा ਤੂੰ जी ਕੱਲ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ पर मनिया ना करोड़ों का बिजनेस। हाँ, ये कह रहा हूँ कि उसने तो तौबा कर ली है, तुम कम से कम उसके भाई के इलाज का खर्चा ही उठा लो। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਮਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹਾਂ ये मियां मंशा किधर से आ गया? मेरे फैसलाबाद है ना हाँ लो, हर अमीर आदमी को ये फैसलाबाद के साथ मुंसलिक कर देता है। सर अब हम क्या करें? वाला सापड़े भिरा को कितना ज्ञान बन ओए मदद करो इनकी। मैं मदद नहीं कर हाँ, सकता बाकी इसके हाथ पे फैज की लकीर नहीं है, क्योंकि इसके हाथ पे दोजख की लकीर है। दसी जरा केड़ी 200 काली है तो मिटा ये मिटाई जा सकती है अगर तुम मिटाना चाहो तो। अच्छा जी कैसे ये नदामत के आंसुओं से मिटेगी। नदामत के आंसू और गलाजत का पैसा, ये 2 धारी तलवार है, 2 आतशा है। इधर नदामत और उधर गलाजत का पैसा सारा बहा दो, टेडी पैसा ना बचे तुम्हारे पास। ऐसी गल है उन्होंने शेर जहा बनाता नदामत का पैसा गलाजत का बना लूं मैं को तो नहीं लगता तेरे चेहरे ते में निदामत आसी। नदामत का वासी वाल मैंने बताया ना ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਹੋਰੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੈਪਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ फिर आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।